नमस्कार दोस्तों, मैं कबीर पंड्या औसम पाठक स्कूल की तरफ से फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने पहले 3 या 4 लेक्चर सीरीज़ में, इस लेक्चर सीरीज़ में हमने जो पहले 3 लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसको ही हम आज आगे बढ़ाएंगे। हम मैकेनिक्स हमने स्टार्ट किया था। हमको पता है कि जो मैकेनिक्स का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ वो न्यूटन की वजह से हुआ। न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है, उसी से ही बहुत सारे साइंटिस्टों का दिमाग खुल गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, और उसका ग्रोथ होता चला गया। तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे एरिस्टोटल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और कैसे उसने कुछ कंक्लूजन निकाला, कैसे उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, और उससे हमने एक बेसिक एक डेफिनेशन हमने इंट्रोड्यूस की थी, और जिसको हम बोलते थे एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद हम गैलीलियो की तरफ गए कि गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट भी हमने अच्छे से समझा। वो एक्सपेरिमेंट से उसने ऑब्जर्वेशन कुछ किया, कुछ एनालिसिस किया और हमको कंक्लूजन दिया। उसी के माध्यम से हम एक और टर्म पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। और ये दो टर्म, और बोल सकते हैं कि दो कंसेप्ट का अच्छे से मिक्सचर करके और अपने और से कुछ इनपुट और इनसाइट्स निकाल के न्यूटन ने हमको जो बेसिक लॉ ऑफ मोशन है उसका हमको एक सेट दिया। उसमें से हमने पहला लॉ हमने पढ़ लिया था। ओके, और वो पहला लॉ क्या था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगी, कोई भी अगर बॉडी होगी, तो वो अपना जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन है वो मेंटेन करा रहेगा। अगर वो स्टेबल है तो वो स्टेबल रहेगा, और अगर वो कुछ मोशन से जा रहा है तो वो मोशन मेंटेन करेगा, वो स्पीड मेंटेन करेगा, वो वेलोसिटी मेंटेन करेगा उस डायरेक्शन। ये था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। और उसमें एक जो टर्म थी कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये न्यूटन का पहला नियम है, वही हमको आगे दूसरा रूल समझने के लिए हमको मजबूर कर देता है कि अगर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स है तो ओके, हमने एग्री किया कि जो बॉडी होगी वो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी वो मेंटेन करा रहेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स तो क्या होगा। तो ये समझने के लिए न्यूटन ने एक दूसरा लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं सेकेंड लॉ। ओके, लेकिन ये समझने से पहले हमको एक आर्टिफिशियल टर्म है जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, कंक्लूडेड फिजिकल क्वांटिटी है। वो क्या है? जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं हम? मोमेंटम। ओके, तो दोस्तों ये मोमेंटम क्या होता है और कैसे बना है, कौन कौन सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से ये बना है, ये समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि अगर हमारे पास कुछ और जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है उससे क्या हम कुछ पर्टिकुलर हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं निकाल सकते थे। तो ऐसे एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं कि जैसे एक मास हो गया, ओके, और फिर एक हो गया वेलोसिटी। तो एक फिनोमेना सोचिए कि अगर मुझे ये मार के अगर सामने कोई वॉल है उसको डैमेज करना है, ओके, तो मुझे क्या हीट करना चाहिए। तो ऐसा मैं बोलूं कि मैंने 3 kg का एक ऑब्जेक्ट लिया और 3 kg का ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे हीट किया वॉल पे, तो वॉल डैमेज हो जाएगी। लेकिन किसी ने पूछा कि कितनी डैमेज हुई, तो क्या हम उसका सटीक आंसर दे पाएंगे? हम उसका सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि ओके 3 kg है, वो हमने समझ लिया, ओके, या 5 kg या 10 kg, लेकिन वो कितनी जोर से मारा है, पिस्तौल से मारा है, हाथ से मारा है, या किसी और साधन से मारा है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी हम उसका सटीक आंसर दे पाएंगे कि उसने वॉल पे कितना डैमेज किया है। ओके, तो ये मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, भौतिक राशि, कि हमको उसकी आवश्यकता तो है, लेकिन हमको जो माहिती चाहिए, हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए वो पर्याप्त है नहीं। उसके बाद अब मान लो कि हमारे पास मास का
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मास है वो हमारे पास नहीं है, उसका हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। वेलोसिटी का सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि वेलोसिटी कि मैं कोई एक ऑब्जेक्ट लेके फिर वो ऑब्जेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वॉल पे हिट करता हूँ तो वॉल कितनी डैमेज होगी। तो वंस अगेन क्या होगा कि हम आंसर दे पाएंगे, हम आंसर सटीक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट तो किया, लेकिन हिट क्या किया, एक कंकर किया, एक बड़ा पत्थर किया, या बहुत बड़ा माउंटेन हिट किया, वो हम कह सकते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में हमको पता चलेगा नहीं। तो ये मास और वेलोसिटी दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है कि अगर हमको ये एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आवश्यक तो है, लेकिन दोनों इंडिविजुअल के तौर पे पर्याप्त नहीं है। नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट क्या होगा, तो आप सोचेंगे अब मैं बोलूँगा कि 20 kg का एक पत्थर है, वो मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट कर रहा हूँ, तो अब हम जो इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे वो सटीक दे पाएंगे कि अच्छा इतना डैमेज हुआ होगा। उसके साथ एक डिस्टेंस भी हम ऐड करेंगे ही बाद में। ओके, तो ये मास और वेलोसिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दोनों नेसेसरी है, लेकिन इंडिविजुअल के तौर पर दोनों सफिशिएंट नहीं है, बल्कि कलेक्टिवली तौर पर सामूहिक टाइप से वो सफिशिएंट है। तो मास और वेलोसिटी को अगर मिलाया जाए, दोनों को क्लब किया जाए, तो हमको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमको सटीक इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं हम इसको? मोमेंटम। ओके, अब आएगा दूसरा क्वेश्चन कि चलो ये मास और वेलोसिटी और ये मोमेंटम ये तो है, लेकिन जैसे ही हम कोई फिजिकल क्वांटिटी सोचते हैं, समझते हैं, तो हमको एक और जिज्ञासा होती है। हमको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर फॉर्म में होती है या तो स्केलर फॉर्म में होती है। हमको मालूम है क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है और क्या स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा कि ये मोमेंटम है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी कि स्केलर क्वांटिटी होगी। तो दोस्तों हमको मालूम है कि ये मास भले ही स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन है या देनी पड़ती है या मिल ही जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको एग्री होना चाहिए कि ये मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है मोमेंटम। ओके, अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी हमको पता चल गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब उसका यूनिट भी हमको पता होना चाहिए। उसके यूनिट के बगैर तो आगे चलेगा नहीं। तो आप ही बताओ यूनिट क्या हो सकता है? हमको पता है कि मास है तो मास का यूनिट तो केजी होना ही होना है। वेलोसिटी है तो उसका यूनिट भी हमको पता है कि मीटर पर सेकंड होना ही होना है। ओके, तो ये हो जाएगा मोमेंटम का यूनिट, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। फिर ऐसे कंक्लूडेड यूनिट तो बहुत हो सकते हैं, इसको हम न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, न्यूटन सेकंड ऐसे कुछ बोल सकते हैं या बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं। फिर अब हमारे पास यूनिट तो आ गया है, तो फिर हमको क्या और क्या चाहिए? हमको डायरेक्शन चाहिए, अरे डायमेंशन चाहिए। तो उसका जो डायमेंशनल एनालिसिस हम करेंगे, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस इसका क्या होगा? तो हमको पता है कि एक मास का क्वांटिटी होता है, एक लेंथ का क्वांटिटी होता है, एक टाइम का क्वांटिटी होता है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे तो मास का तो क्वांटिटी है, लेकिन उसका डायमेंशन कितना है? एक। ये मीटर है, ये लेंथ का क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन कितना है? उसका भी एक है। और ये क्या है? टाइम का क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन एक है, लेकिन वो -1 होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में। तो ये उसका हो गया डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन थी, ये जो डेटा है, वो डेटा कौन सा है? ये पूरा मोमेंटम।
अगर हम अब हम बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें डिफरेंस आ रहा है, ओके, तो वो डिफरेंस हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ मास में आ रहा है या सिर्फ वेलोसिटी में आ रहा है। हमको अगर ऐसा बताया जाए कि ये मोमेंटम में डिफरेंस आ रहा है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसका चार ऑप्शन हो गए, या तो मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास में डिफरेंस आ रहा है, या मास और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तभी ये पहले मैंने 4 बोला था, लेकिन ये तीन ऐसे केस हो गए जिसकी वजह से मोमेंटम में डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे ही हम वैसे सोचेंगे कि मोमेंटम में डिफरेंस आ रहा है तो फ्लैशबैक में हमको ये पता होना चाहिए कि ये 3 केस में से कोई भी एक केस बन रहा होगा। अब हमको मालूम पड़ा कि मोमेंटम क्यों टर्म इतनी जरूरी है, ओके, तो ये उसका एक बेसिक आइडिया है। अब दोस्तों हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ अब हम ये पढ़ सकते हैं। तो क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमको बोला कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और अब हम उसके आगे उसके हम एडवांस करेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा कि उसकी जो बॉडी होगी, उसकी जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होगी, उसमें डिफरेंस आएगा, ओके। तो अब उसमें कितना डिफरेंस आएगा? क्या उसके मास में डिफरेंस आएगा? क्या उसकी वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा? मास में डिफरेंस आता है तो हम क्या बोलते हैं? मास में डिफरेंस आता है तो हम क्या बोलते हैं? यस, मास इज नॉट दैट कांस्टेंट क्वांटिटी, मास इज अ वेरिएबल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड, ओके। ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हालांकि हम कई क्वेश्चंस में जब हमको डिफरेंशिएशन करना होता है तब हम मास को एज अ कांस्टेंट मान लेते हैं, तो वो कभी हमको ऐसा बोला गया है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि मास को अब हम कांस्टेंट क्वांटिटी ही मानेंगे, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में एक जगह पे ऐसा है कि मास इज, और ये सच भी है, ऐसा नहीं है कि गलत है, ये सच है, ओके। तो मास और वेलोसिटी है, उसको अलग से बताने के बजाय उसको मोमेंटम में हम कलेक्टिवली बता रहे हैं। तो कलेक्टिवली हमने क्या ऐसा सोचा कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स उसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन में डिफरेंस लाएगा, वो बॉडी में डिफरेंस लाएगा। तो हमने कहा कि अच्छा डिफरेंस तो लाएगा, तो वो डिफरेंस क्या लाएगा और कितना लाएगा? क्योंकि हमारा दूसरा क्वेश्चन ये हो, अगर हम कोई बोलता है कि ऐसा है तो हम बोलते हैं अच्छा ऐसा है, लेकिन ऐसा क्यों है? तो ये वाला ही फंडा इसमें ही चला कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होगी, उसमें डिफरेंस आएगा, वो तो एग्री, लेकिन वो कितना आएगा और कैसे आएगा? तो उसका आंसर देने के लिए ये मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट है, वो हम यूज करेंगे। तो वो डिफरेंस क्या आएगा? तो कि वो बॉडी का जितना मोमेंटम में डिफरेंस आएगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स होगा, या दूसरे वर्ड्स में वैसे कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इतना होगा जितना वो बॉडी की बाय डिफॉल्ट पोजीशन के मोमेंटम में डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो हो गया पहला पार्ट कि मोमेंटम में डिफरेंस आ रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात। अब हमको पता है फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी है। बात हमने मैग्नीट्यूड की तो कर ली, तो साथ में हमको डायरेक्शन की भी बात करनी चाहिए। तो वो डायरेक्शन में चेंज होगा, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में चेंज होगा? मोमेंटम की डायरेक्शन में चेंज होगा। किस तरफ डायरेक्शन में चेंज होगा? तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जो बॉडी है उसका मोमेंटम का चेंज होगा। तो अब दोनों आ गए, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। तो जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा कोई बॉडी में, तो वो उसका मोमेंटम में चेंज करेगा। कितना चेंज करेगा? जितना मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स का है उतने मैग्नीट्यूड से वो मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा। और डायरेक्शन जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी फोर्स में वो मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो उसकी बदौलत हम बोल सकते हैं कि ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ है कि अगर कोई बॉडी है और उसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसका बाय डिफॉल्ट मोमेंटम में भी मैग्नीट्यूड में भी चेंज होगा। वो चेंज एक्सटर्नल फोर्स के जितना होगा और उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन की ही होगी।
तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, और कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी वैल्यू एडिशन है, कोई सजेशन है, कोई करेक्शन है, तो आप हमको नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और भी बहुत सारे लेक्चर्स हम अपलोड लगातार कर रहे हैं, तो उसका लाभ लेते रहिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे। जय